सोनाली हाल ही में शादी करके भद्रा परिवार की बहू बनी थी। सोनाली सभी से काफी मिलजुल कर रहा करती थी। वही सास को ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आती कि जहाँ आजकल की बहुएं शादी के तुरंत बाद ही अलग हो जाती हैं, वहीं ये मिलकर क्यों रहती है। एक दिन की बात है। अरे बहू, ओ बहू। जी पापा जी कहिए। बहू, क्या तुम खीर पूड़ी बना दोगी? अरे वो आज मुझे बड़ा मन कर रहा है बेटा खाने का। जी पापा जी अभी बना कर लेकर आती हूँ। फिर बहू ससुर के लिए खीर पूड़ी बना कर लेके आती है। बहू तू पागल हो गई है क्या? तुझे पता नहीं कि इनको शुगर है? इनको मारना चाहती है तू? नहीं मम्मी जी ऐसा मत कहिए, मुझे पता है कि पापा जी को शुगर है, इसलिए ब्राउन शुगर डाल के बनाया है। अरे भाग्यवान, तुम बहू को कुछ मत खाओ, उसकी कोई गलती नहीं है। वो दरअसल मेरा ही मन कर रहा था खीर पूड़ी खाने का। आप चुप रहिए जी, आपका बड़ा मन करता है। आपके लिए जो करेले की सब्जी बनी है उसका क्या होगा? मम्मी जी वो सब्जी मैं खा लूंगी, आप चिंता न करें। अरे सोनाली, यहाँ पे आओ। जी आई। बोलिए। अरे मेरी जान, मेरा भी ख्याल रख लो, या सिर्फ सास ससुर का ही ख्याल रखना है? अरे मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जरा मेरे कपड़े तो प्रेस कर दो। वो तो मैंने कब के कर दिए, वो देखो। क्या बात है, बड़ी तेज है मेरी बीवी। वही नंद के कमरे में। थैंक यू भाभी, मेरे बिना बोले ही आपने मेरे कपड़े सिल दिए। आज मुझे यही कपड़े पहनने थे, ये आपको कैसे पता चला? मुझे सब पता होता है, खुश रहो। इस तरह बहू बिना बोले ही सारा काम कर देती थी और सब उससे बड़े खुश थे, सिर्फ सास को छोड़कर। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। बहू के आ जाने से पूरा घर संभल गया, क्यों भाग्यवान? चलिए ज्यादा तारीफ मत करिए, अभी जुम्मा हुए ही कितने दिन है शादी को, काम तो करेगी ही ना। नई नवेली लगे अलवेली, कहावत सुनी है ना। वही रात में बहू तेल लेके सास के कमरे में जाती है। तुझे कैसे पता मेरे पैरों में दर्द है? क्योंकि मैं आपकी बहू हूँ। अब लाओ पैर दबा दूं। दबा ही रही है तो जरा जोर से दबा, बहुत दर्द हो रहा है। जी मम्मी जी, एक बात कहूँ? हाँ हाँ कह, तुझे कुछ बुरा लगा है तो कह दे, मैं आगे से कुछ नहीं कहूँगी तुझे। नहीं मम्मी जी ऐसी बात नहीं है, मैं कहने जा रही थी कि आप बिल्कुल मेरी माँ जैसी बोलती हो, एकदम प्यार से मीठा। चल चल ज्यादा मस्का मत लगा, जोर से पाँव दबा, कुछ दिन बाद सब तुझे बेकार लगने लगेगा। नहीं मम्मी जी मुझे कुछ बेकार नहीं लगेगा, मुझे यहाँ का हर सामान अच्छा लगता है और मैं सबका ख्याल भी रखूंगी। फिर एक दिन, अरे बहू मेरी शुगर की दवाई बेटा खत्म हो गई है। पापा जी मैंने इनको बता दिया है, वो ऑफिस से आएंगे तो लेके आएंगे। शाबाश बेटा, तुझे हर बात का कितना ध्यान रहता है। ज्यादा सर पर मत चढ़ाइए, हर बात का ख्याल रखती है। हाँ? ये मत भूलिए कि दवाई ये नहीं मेरा बेटा लेके आएगा। बहू तू जा अंदर से इनके लिए करेले का जूस लेके आ, शुगर बढ़ने पर ही ज्यादा मीठा बोल रहे हैं। जी मम्मी जी। अरे भाग्यवान, तुमको अपनी बहू पे प्यार नहीं आता क्या? अरे 6 महीने हो गए, कितना अच्छे से रहती है, कम से कम अब तो उससे ढंग से बात कर लिया करो। मैं उसकी दुश्मन नहीं हूँ, सास हूँ, इस तरह तो बात करना बनता है। आप नहीं समझोगे, आप पहले करेले का जूस पी लो। वहीं एक दिन सास अचानक से सीढ़ियों से गिर जाती है। बहू जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है। इनकी कमर में ज्यादा चोट आ गई है, इनको मैं दवाई दे देता हूँ, मगर इनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। आप ख्याल की चिंता मत करिए, आप बस अच्छे से दवाई दे दो, जिससे हमारी मम्मी जी जल्दी से ठीक हो जाएं। बहू अपनी सास की खूब सेवा करती है, जिससे सास जल्दी से ठीक हो जाती है। बहू मैंने तुझ पे शक किया कि तेरे मन में लालच है, तभी तू इतना सब काम अच्छे से करती है, मगर मैं गलत थी, मुझे माफ कर दे बहू। नहीं माँ जी माफी मत मांगो, आप बड़ी हो, ये तो तेरा बड़प्पन है। ये ले बहू तिजोरी की चाबी, आज से घर की सारी जिम्मेदारियाँ तेरी। जा सो जा, बहुत देर हो गई है। जी मम्मी जी। वहीं अगले दिन सुबह जब सास उठती है तो देखती है कि उसके शरीर के सारे जो गहने हैं वो गायब है। Oh no! वो घबराकर बहू को बुलाती है, लेकिन अब बहू कहाँ आने वाली थी? वो तो पैसे और गहने लेके फरार हो चुकी थी। इसलिए मैं कभी इस लड़की पर भरोसा नहीं कर रही थी, आखिर लालची बहू के मंसूबे कामयाब हो ही गए। सब सर पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं। अंकित और कीर्ति की शादी हुई होती है। अंकित वैसे तो कीर्ति से बहुत प्यार करता है, लेकिन शराब पीने के बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसे फिर कुछ भी याद नहीं रहता है कि उसने नशे में क्या किया है। एक दिन जब अंकित और कीर्ति दोनों एक दूसरे संग रोमांस कर रहे होते हैं,
आओ ना गले लगाओ ना, लगी बुझा दो ना, ओ जाने जा। मेरी जा मेरी जा मेरी जा, आई है जो रात नशीली, इसकी हर एक बात नशीली, तू भी आ कर ले नशा। मेरी जा मेरी जा मेरी जा। कि तभी उनके घर की डोरबेल बजती है और दरवाजे पर रोती हुई औरत होती है जिसका नाम नयनतारा होता है और वो पेट से होती है। अंकित की माँ चंदा और पापा राजेंद्र उसे देखकर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। अरे तू कौन है और तू मेरे दरवाजे पर आकर ही अपनी आँखों का नल क्यों ओवरफ्लो कर रही है? बोलेगी भी? कोई मर गया है क्या तेरा? अंकित को बुलाइए अभी के अभी। लेकिन क्यों? और इतनी रात का है, अंकित और कीर्ति बहुरिया तो सो रहे होंगे। तभी उन लोगों को अंकित और कीर्ति के हंसने की आवाज सुनाई देती है और चंदा अंकित और कीर्ति की सुहागरात पर ग्रहण लगाते हुए उन्हें बाहर बुलाती है। क्या हुआ माँ जी? दिन भर तो आप मेरे कंधे पर बेताल बनकर घूमती रहती हो, अब रात में तो चैन से अपने पति के साथ सोने दिया करो। अरे तू चुप कर। अंकित बेटा, ये लड़की कौन है? तू इसे जानता है क्या? ये लड़की? नहीं माँ, मैं इसे नहीं जानता। झूठ मत बोलो अंकित, तुम मेरी कोख में पल रहे बच्चे के बाप बनने वाले हो। ये सुनकर सबके तोते उड़ जाते हैं। Oh my God! क्या? ये क्या बकवास कर रही है ये औरत? बोलो अंकित। कीर्ति बेबी, तुम्हारी कसम, मैं नहीं जानता क्या सच है क्या झूठ। कीर्ति दीदी, अंकित ने नशे की हालत में मेरे साथ रोमांस किया, जिसका नतीजा मेरे पेट में है। ये नशे में था, इसलिए इसे कुछ याद नहीं है। मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? ये नहीं हो सकता अंकित, तू इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। एक मिनट चंदा, बहू चलो डीएनए टेस्ट करवाते हैं। इस लड़की के पेट में पल रहे बच्चे के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। डीएनए टेस्ट करवाने के बाद यही पता चलता है कि बच्चा तो अंकित का ही है और अब नयनतारा अंकित से शादी करने को कहती है। अब तुम मेरे बच्चे के पिता हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी, वरना मैं खुद की जान दे दूंगी और सुसाइड नोट में तुम्हारा नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखूंगी। सभी घबरा जाते हैं और कीर्ति का दिल बुरी तरह से टूट जाता है। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है नयनतारा, मैं कराऊंगी तुम्हारी और मेरे पति की दूसरी शादी। कीर्ति बेबी, तुम क्या कर रही हो बेबी? नहीं रही मैं तुम्हारी बेबी। कभी सोचा नहीं था कि तुम इतना गिर जाओगे अंकित, तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। कीर्ति शादी की तैयारियां करती है और वो अपने पति अंकित की नयनतारा के साथ शादी करवा देती है और उसे छोड़कर हमेशा के लिए अपने मायके चली जाती है। वही अंकित को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। नयनतारा उसे लुभाने के लिए बिकनी पहनती है और उसे शराब पिलाकर अपनी ओर आकर्षित करती है। दुनिया की सारी टेंशन भूल जाओ बेबी, आओ मेरी बाहों में आओ। आओ ना बेबी, मेरे साथ चलो। यस बेबी। अंकित नयनतारा की कमर पर हाथ लगाता है और नयनतारा उसे अपने साथ बाथरूम में ले चलती है और दोनों एक साथ बाथटब में नहाते हैं। तभी अंकित ये देखकर हैरान हो जाता है कि नयनतारा का पेट अब अंदर जा चुका है। नयनतारा बेबी, तुम्हारा पेट ये छोटा कैसे हो गया? मोटा होना चाहिए था ना, तुम तो प्रेग्नेंट हो ना। ओफो, तुम भी ना, तुम्हें ज्यादा चढ़ गई है लगता है। रुको। नयनतारा अंकित की शराब में कोई दवाई मिलाती है और उसे पिलाती है, जिससे अंकित और भी ज्यादा बेकाबू हो जाता है। उस नशे की हालत में नयनतारा उससे कुछ पेपर्स पर जबरदस्ती साइन करवाती है। एक दिन जब कीर्ति अपनी सहेली के साथ एक शॉपिंग मॉल जाती है, तभी वो देखती है कि वहां पर नयनतारा कपड़े ट्राई कर रही होती है और उसका पेट बाहर नहीं निकला होता है। वो जब शॉपिंग कर लेती है तभी वॉशरूम जाकर पेट में तकिया लगा लेती है और वहां से निकल लेती है। अच्छा,
तो इसका मतलब नैनतारा प्रेगनेंसी का झूठा नाटक कर रही है। इसलिए उस दिन जो डीएनए रिपोर्ट थी वो काफी अजीब सी लग रही थी। अब तू गई नैनतारा की बच्ची। कीर्ति पुलिस लेकर अपने ससुराल पहुंच जाती है और सीधा नयनतारा के पेट में चाकू घुसाती है, जिसके बाद वो तकिया निकालकर सबको दिखाती है। देखिए, ये है इस 2 कौड़ी की नैनतारा की असलियत। गिरफ्तार कर लीजिए इस चोरनी को। ये देखिए, इसने तो प्रॉपर्टी के पेपर्स पर भी मेरे अंकित का साइन ले लिया है, वो भी नशे की हालत में, क्योंकि अंकित का रियल साइन ऐसा नहीं है। इस फ्रॉड औरत को कड़ी से कड़ी सजा देना इंस्पेक्टर साहब। पुलिस नयनतारा को गिरफ्तार करके ले जाती है और दोनों पति पत्नी और अंकित फिर से एक हो जाते हैं।